रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है वो वेनेजुएला पे अमेरिका ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। ज़रा ये आप मैप के ऊपर देख लें, ये अमेरिका के साथ ही वेनेजुएला है और ये तेल की दौलत से माला माल है। यहाँ पे अमेरिका का बड़ा लंबे अरसे से कन्फ्लिक्ट चल रहा था और अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि वेनेजुएला के अंदर रजीम चेंज किया जाए। तो बिल आखिर वेनेजुएला में रजीम चेंज हो गया है। अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक जो बेसिकली हुआ वो ये हुआ कि रात गए वहाँ वेनेजुएला में बहुत बमबारी हुई उनके दारुल हुकूमत के ऊपर। और वेनेजुएला का जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे बमबारी के बाद बहुत बड़े बड़े धमाके सुने गए। काफ़ी जो है वो एक अफरा तफरी फैल गई, वहाँ की बिजली बंद हो गई। काराक्स नाम है वहाँ के दारुल हुकूमत का। 7 बड़े धमाके हुए और जेट की परवाज़ें सुनी गई। जो लड़ाका तैयार हैं उनकी बड़ी नीची परवाज़ें वहाँ पे सुनी गई। काफ़ी खौफ व हरास फैल गया और उसके बाद बिजली मुअत्तल हो गई। और फिर जब मतला साफ हुआ तो पता चला कि एक ऑपरेशन के नतीजे में वेनेजुएला के सदर और उनकी एहलिया को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया और अमेरिकन फोर्सेस जो वहां पे आई। अच्छा, ये बड़ा अजीब वाकया है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। एक दूसरा मुल्क है, उसका मरकजी हिस्सा है और उसका दारुल हुकूमत है। उसके मरकज में जाके अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज ने ना सिर्फ पहले धमाकों के साथ बड़ा खौफ व हरास फैलाया और बड़े तरीके से पूरे निज़ाम को कंट्रोल किया और उसके बाद उन्होंने सदर को और उनकी एहलिया को गिरफ्तार कर लिया। अब कुछ तस्वीर भी आ रही हैं जिसमें उनको मुंतकिल किया जा रहा है। तो इसको आप ज़हन में रखें, ये कोई आसान नहीं है, ऐसा होता नहीं है और तब तक तो बिल्कुल नहीं होता जब तक कि आपको अंदर से मदद हासिल ना हो। कम से कम आपके पास इतनी सपोर्ट होनी चाहिए उस मुल्क के अंदर कि आप ये ऑपरेशन कामयाबी से कर सकें। तो अगर अमेरिका ने किया है तो ये कोई इतना आसान नहीं था। देखना यह है कि वेनेजुएला की जो पब्लिक है वो इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन वहाँ का जो वज़ीर दिफा है या वहाँ के जो दिफाई इदारे वो कह रहे हैं जी पूरे मुल्क में हम अपनी फोर्सेस को फैला देंगे और वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, हालात को। बहरहाल जो कराक्स के ऊपर अमरीकी हमले का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान में दोपहर का वक्त था तो अमेरिका में लगभग रात का वक्त था, आधी रात का। उस वक्त वहाँ पर गूंजदार किस्म के धमाके हुए और हिरासत में ले लिया गया। जो सदर है इनका जो पूरा नाम है वो है निकोलस मादुरो, ये इनको जनाब गिरफ्तार किया गया, इनकी एहलिया को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनको शिफ्ट कर दिया गया कहीं और। मुबैना तौर पे इनको अमेरिका में ले जाया जाएगा क्योंकि अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उनका ये दावा है कि इनके ऊपर अमेरिका में मुकदमा चलेगा क्योंकि ये वहाँ पे मंशियात स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस है। जो मंशियात के कार्टल्स चलते हैं, जो स्मगलिंग होती है अमेरिका में मंशियात की, उसके अंदर जी इनके मुकदमात हैं इनके खिलाफ। तो ये मुकदमात इनके खिलाफ अमेरिका में चलेंगे। तो अब अगर मुकदमात हैं तो वो अब क्या साबित करेगा। वो तो गिरफ्तार हो गया और उसको उसके मुल्क से उठाकर अमेरिकन फोर्सेस ले गई हैं। जिस आदमी के बाद दुनिया में तेल के सबसे बड़े ज़खायर हैं वो मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस है। ये तो आप ऐसे कहना जैसे आप यानी इनसे बहुत छोटे ज़खायर सऊदी अरब के पास है। तो सऊदी अरब के आप शाही फैमिली को मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस कैसे कह सकते हैं। तो ये तो आदमी वो है जिसके बाद दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर और मुल्क का कंट्रोल उसके पास, वो वहाँ का सदर था। लेकिन चलें, उसके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं। अब अमेरिका इनको उठाकर ले गया, एक रजीम चेंज और हो गया और अमेरिका ने कर दिया, ताकत के बलबूते पर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अनाउंस भी किया है और ये जो ऑपरेशन है इसे बेमिसाल करार दिया जा रहा है। यानी ये बहुत ही प्रोफेशनल काम किया अमेरिकन ने। ये ऐसा नॉर्मली किसी मुल्क के साथ करना मुमकिन नहीं है। यानी ये तो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज गई है कि अमेरिका जब चाहे किसी इस तरह के या इस नौयत के किसी भी मुल्क के अंदर उसके हुक्मरानों को उठाकर अगर अमेरिका में या कहीं और लेकर जाना चाहे तो अमेरिका ये कर सकता है। अगर उसकी फोर्सेज लड़ने के काबिल ना हो या वो लड़ाई का जवाब ना दें या वो लड़े ना, तो फिर अमेरिका ये कर सकता है। लेकिन पब्लिक रिस्पॉन्ड करे, ये अब एक बड़ा सवाल है क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वेनेजुएला का ये सदर था ये कोई इतना मकबूल नहीं था वहाँ की पब्लिक में, और जो दूसरी तरफ के लोग हैं या अपोजिशन के साथ लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है। और जो 2024 में इलेक्शन हुआ था वेनेजुएला में, उसके ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती हैं कि वहां पे इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुआ था, जिसके नतीजे में इसकी हुकूमत बनी थी। तो अमेरिका उसको इलेक्शन को भी नहीं मानता था। वैसे तो पाकिस्तान में भी इसी तरह हुआ, लेकिन वहां पे अमेरिका ने कभी तवज्जो नहीं दी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान वेनेजुएला की तरह कोई कमजोर मुल्क है या कोई आकर ऐसे हमारे हुक्मरानों को उठा के ले जा सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका का ये जो मेयार है ये दोहरा है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग है। वेनेजुएला में किसी और तरह देखते हैं, ईरान में किसी और तरह देखते हैं, पाकिस्तान में किसी और तरह देखते हैं, बाकी मुल्कों में किसी और तरह देखते हैं। तो अमेरिकन का अपना अपना देखने का तरीका है, वो अपने मुल्क की मफाद के मुताबिक अपने फैसले करते हैं जो उन्हें सूट करता है। जो वेनेजुएला की मारिया कुरीना है ये अपोजिशन लीडर है वहां की।
देखिए, जब भी कुछ होता है ना, वो उसका स्टेप बाय स्टेप हर चीज हो रही होती है। मारिया कुरीना को 2025 में अमन का नोबेल इनाम दिया गया, जो डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते थे, लेकिन मारिया कुरीना को वो मिला। और मारिया कुरीना जो है वो वहां पे कैदोबंद की सौबतें काट रही थी वेनेजुएला में। और मारिया कुरीना अमेरिका के साथ हर तरह का ताउन करने को तैयार है, हत्ता कि जब उन्हें मिला अमन का नोबेल इनाम तो उन्होंने उसे डोनाल्ड ट्रंप के नाम किया और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें मुबारकबाद भी दी। तो यहां से ये पता चलता है कि अपोजिशन वहां की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है और जो हुकूमत है उसकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ लड़ाई थी। ये जो सदर है जो पकड़ा गया है निकोलस, इसने पकड़े जाने से पहले अमेरिका को ऑफर किया था कि हम आपके साथ हर तरह की डील करने को तैयार है, लेकिन फिर अमेरिकन ने कहा नहीं, डील नहीं, अब हम सारा कुछ ही लेंगे। और वो ऐसा हुआ कि वहां के जो जखायर हैं, अब ऐसा लगता है कि बज़ाहिर उनके ऊपर अब अमेरिका का कंट्रोल होगा। देखिए, इसके बाद अमेरिका और कहां जा सकता है? ईरान में भी इस वक्त एक अवामी तहरीक चल रही है, वहां पे महंगाई की वजह से और जो उनकी प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गई, उनके पैसे की वैल्यू बहुत कम हुई है ईरान के, यानी अब बहुत ज्यादा पैसे आप दें तो आपको $1 मिलता है। पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में भी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई ईरानी करेंसी, और ये आलमी पाबंदियों की वजह से हुआ। उन पे बहुत सारी आलमी पाबंदियां भी लगी हुई हैं, उनके ऊपर जो है वो शिकंजा कसा हुआ है आलमी सतह पे, वो तिजारत नहीं कर सकते। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से उनकी जो करेंसी है वो बहुत डी वैल्यू हो गई, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो ईरान के अंदर लोग निकल आए, वो एहतजाज करें तो अमेरिका उनको भी सपोर्ट करता है, जो ईरानी हुकूमत के खिलाफ लोग निकल रहे हैं। और अमेरिका मुंतज़िर है कि एक बड़ी अवामी तहरीक ईरान के अंदर किसी तरह चल जाए, क्योंकि वो हमेशा ईरानी रजीम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को अमेरिकन सपोर्ट करते हैं, और उनके हमायती जो बाकी लोग हैं वो हर उस आवाज़ को सपोर्ट करते हैं जो ईरान के मौजूदा रजीम के खिलाफ उठती है। और अभी जो महंगाई और ये करेंसी की जो गिरावट है, इसके बाद जो आवाज़ें उठ रही हैं, अमेरिका ने कहा जी कि अगर आपने इनको मारा या इनके साथ कोई ज्यादती की तो हम इनकी मदद के लिए आएंगे। क्या जो कुछ अमेरिका ने अभी वेनेजुएला में किया, ऐसा कोई तजर्बा ईरान में किया जा सकता है? देखिए, हर जगह के हालात के मुताबिक फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि यहां पे किस नौयत का ऑपरेशन करना है। तो ईरान इतना तरन वाला तो नहीं है कि बड़े आराम से कोई आएगा और निकल लेगा, लेकिन अमेरिका के पास हर चीज के लिए एक मखसूस मुद्दत का प्लान होता है। तो अभी इनकी नजर रहेगी ईरान के ऊपर, और मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है कि ईरान के बाद ये नजर तुर्की पे जरूर जाएगी, क्योंकि तुर्की में भी 2016 में एक कू की कोशिश नाकाम हो चुकी है और सरवाइव कर लिया था तैयब एर्दोगान ने, आज से 9 साल पहले। अब तो 10वां साल शुरू हो गया। तो तैयब एर्दोगान जो है वो कोई इतनी पसंदीदा शख्सियत नहीं है आलमी एस्टेब्लिशमेंट की नजर में, और तैयब एर्दोगान जो है उनके खिलाफ बड़ी सख्त रिजेंटमेंट भी मौजूद है तुर्की के अंदर, जिसे इस वक्त दबा कर रखा हुआ है। यानी तुर्की अगर आप देखें, जाके वहां के लोगों से आप बात करें और अगर आपको सफर करने का मौका मिले, तो तैयब एर्दोगान के फॉलोअर्स तो हैं बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन उनके खिलाफ एक बड़ी सख्त अवामी रद्द-ए-अमल की एक तहरीक जन्म ले चुकी है। बहुत सारे लोग इस वक्त जेलों में हैं तुर्की में, और इसी तरह की सूरत हाल है जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान तुर्की जैसे मुल्कों में हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तुर्की पे भी नजर रखेंगे इसके बाद, और अब ईरान हो सकता है, तुर्की हो सकता है, कुछ और टारगेट्स हैं। इससे पहले शाम में आपने देखा कैसे रजीम तब्दील हो गया एकदम, बुशार जो है उसके साथ क्या हुआ, और उसके बाद वहां पे जुलानी आ गए और कैसे उनको वेलकम किया गया जुलानी को, ये आपने होते हुए देखा। फिर आपने देखा कि मुसलमान मुल्कों का मौक़िफ़ कैसे गज़ा के मामले पे बदला, ये भी आपने देखा। तो इन सारी चीजों को प्लस माइनस करें तो ये रजीम चेंज करने के साल चल रहे हैं इस वक्त। इसका आगाज इमरान खान साहब से होता है और अभी तक वो चल रहा है, और किसी जगह पे भी अमेरिकन को नाकामी नहीं हुई। ये जरूर है कहीं पे वो जल्दी अचीव कर लेते हैं, कहीं पे उन्हें टाइम लग जाता है। तो वेनेजुएला जो है इसके ऊपर सारों की तवज्जो क्यों है, जरा ये आपको मैं एक डाटा दिखाता हूं। ये देखें आप, दुनिया में जो सबसे ज्यादा तेल है वो वेनेजुएला के पास है। ये जो तेल की मिकदार है ये 303 बिलियन बैरल्स है, 303 अरब बैरल तेल के ज़खायर जो है वो वेनेजुएला के पास है, दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे दुनिया में जो मुल्क है वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरब के पास जो तेल के ज़खायर हैं वो 267 अरब बैरल्स हैं, और उसके बाद ईरान के पास, अब ईरान आपको पता है कि उसके ऊपर सबकी नजरें हैं कि ईरान के ऊपर किसी तरह से अब रजीम चेंज किया जाए। तो ईरान के बाद 209 अरब बैरल्स के तेल के ज़खायर हैं। ईरान के बाद कनाडा है 163 अरब बैरल, फिर जनाब इराक है 145, फिर यूएई है 113, फिर कुवैत है 102, फिर रशिया है 80 अरब बैरल्स, उसके बाद अमेरिका है 74 अरब बैरल्स,
और फिर आखिर में लीबिया है 48 अरब बैरल्स। तो लीबिया के अंदर भी रिजीम चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो इस वक्त हुकूमत जिसे अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम करती है वो बहुत मुश्किलात का शिकार है, और जो खलीफा अफ्तार ग्रुप है उन्हें एयरफोर्स चाहिए, और उसके लिए पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक मुआहदा किया है। पाकिस्तान अगर उन्हें एक एयरफोर्स दे देता है तो फिर वो उन ड्रोन्स का मुकाबला कर सकते हैं जो इस वक्त लीबिया की जो हुकूमत है, जिसको तस्लीम किया जाता है आलमी सतह पर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, उसको फिर वो शिकस्त दे सकेंगे और काबिज हो सकेंगे पूरे के पूरे लीबिया के ऊपर। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में आ जाते हैं। पाकिस्तान में लड़ाई यहां फंसी हुई है कि एक तरफ के लोग ये कहते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो आसिम मुनीर और उनके साथियों के खिलाफ जो तनकीद करती है वो तनकीद बंद होनी चाहिए। वो कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है, ये बंद होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं भी सारा दिन में देखता हूं जो नहीं होनी चाहिए। मैंने कई दफा हर जगह जाता हूं, लोगों को कहता हूं कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना, और जालिम को जो है वो आईना दिखाना जरूरी होता है। ये गालम गलोच से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे ये होता है कि आपके नैरेटिव को नुकसान होता है। ये जो लोग भी ये करते हैं ये उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। बहरहाल दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो जुल्म और जबर का सिलसिला है वो बंद किया जाए। यहां पे दोनों के सींग फंसे हुए हैं। यानी पीटीआई ये कहती है कि आप जुल्म और जबर बंद करें, हम तनकीद बंद कर देंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है नहीं जी, आप आसिम मुनीर और उनके साथियों में तनकीद बंद करें, फिर हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। यहां पे इनके सींग फंसे हुए हैं। अब अगर पीटीआई के सोशल मीडिया को आप साथ रख देना, तो मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है, इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर तो आसिम मुनीर साहब है। आसिम मुनीर के बारे में इस वक्त जो सबसे सख्त पाकिस्तान में मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इमरान खान साहब का है। ये आप क्लियर कर लें कि कोई शख्स भी इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के आद तक भी नहीं पहुंच सका जो इमरान खान साहब जेल से बैठकर बात करते हैं। यह तहरीक इंसाफ की कहानी। सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स जो नॉन लोग हैं, जिन्हें लोग जानते हैं और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन करती है, वो भी जब तनकीद करते हैं आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, तो वो इमरान खान साहब की तनकीद को ही आगे बढ़ाते हैं, या इमरान खान साहब जो नैरेटिव देते हैं वो उसी के ऊपर चलते हैं, या फिर वो जुल्म और जबर के खिलाफ रद्द-ए-अमल देते हैं। अच्छा, ये जो अननोन अकाउंट्स हैं जिन्हें कोई नहीं जानता कि ये एक्चुअली कहां से ऑपरेट हो रहे हैं, कौन लोग हैं इनके पीछे, और वो बेचारों ने अपने आप को छुपाया भी बात लोगों ने इसलिए हुआ है। इनमें कई बेचारे हैं, कई बड़े जालिम भी हैं जिन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ, उन्होंने इसी वजह से छुपाया हुआ, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है। ये पीएमएलएन के अंदर भी है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है। अब ये उमार सोलंकी कौन है? वो आईएसआई का अकाउंट है। ये पीएमएलएन के और एस्टेब्लिशमेंट के अपने सहाफी बता रहे हैं कि उमार सोलंकी जो है ये आईएसआई का अकाउंट है। अब छुपा हुआ है ना, खुफिया नाम के साथ आया हुआ है। इस तरह बहुत सारे दूसरी तरफ भी हैं, तो दोनों तरफ खुफिया अकाउंट भी हैं। एक तरफ खुफिया अकाउंट इसलिए बनते हैं कि वो अपनी जान बचा सकें, एक तरफ इसलिए भी बनते हैं कि वो अपनी पहचान छुपा सके और वो कीचड़ उछाल सके अपने आप को सामने लाए बगैर। तो ये गंद है, ये उछाला जा रहा है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो जो तनकीद करते हैं वो इमरान खान साहब की तनकीद की रोशनी में करते हैं। तो असल में अगर किसी ने मामला करना है तो वो इमरान खान साहब से करना है, और ये मामला इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है जाके, और मौजूदा हुक्मरानों ने साथ जाके बैठ के करना है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी 4-5 बंदे मिलकर बैठ जाएं। अब लोग उसके ऊपर कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब राजी नहीं होंगे बैठने के लिए, बाकी लोग बैठ जाएंगे। तो ये फैसला इमरान खान ने या मौजूदा रजीम ने करना है। मौजूदा रजीम अगर संजीदा होता, देखें ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान बात नहीं करना चाहते, या जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद लोग हैं वो बात होने नहीं देना चाहते। तो अगर इमरान खान सुबह बैठ जाए बातचीत करने के लिए, तो कौन है जो कहे कि बात नहीं करनी चाहिए? बताएं ना, पूरी दुनिया में कोई एक बंदा बताएं जो ये कहे कि इमरान खान को बातचीत नहीं करनी चाहिए। कोई ज़हनी मरीज ही होगा जो ये कहेगा कि बातचीत नहीं करनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया या जो लोग पाकिस्तान से जर्नलिस्ट बाहर आ गए हैं, कोई भी ये कहेगा कि इमरान खान को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये तो सब कहते हैं कि जंगों का फैसला भी टेबल के ऊपर होता है। तो इमरान खान को और बाकी लोगों को अगर बैठ के बात करनी है तो बात करके कोई मसले का हल निकाल लें। अगर इमरान खान ने बात ना करनी होती तो पिछले साल मुज़ाकरात शुरू ना होते, और जब पिछले साल मुज़ाकरात हुए तो सबने उसको अप्रिशिएट किया कि ठीक है यार, इमरान खान ने फैसला किया है तो इसमें से कोई नतीजा निकलेगा या ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो एक्सपोज हो गए, नतीजा निकला ही नहीं। देखिए, दरअसल ये एक वारदात है जो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी मुज़ाकरात इमरान खान से करने में संजीदा नहीं है। अगर ये संजीदा होते तो इमरान खान और बुशरा बीबी को इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। अगर ये संजीदा होते तो बैरून मुल्क जो सहाफ़ी मौजूद है या दीगर लोग मौजूद हैं, उन्हें इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। 85 साल की सजाएं इन्होंने दे दी। फिर जो पकड़ दकड़ हो रही है लगातार, जो प्रोपेगेंडा लगातार करवाया जा रहा है, ये ना करवाया जा रहा होता। फैज हमीद वाले बयान के बाद अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है।
फिर आप देखें ना इमरान खान साहब की कैद तन्हाई, इसको आप गौर करें। अगर मुखलिस होते मुज़ाकरात में तो इस वक्त इमरान खान की कम से कम अचकज़ई साहब से, बैरिस्टर गौर साहब से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से या ऐसे लोगों से मुलाकात करवा देते जिन लोगों के बारे में एस्टेब्लिशमेंट कम से कम ये समझती है कि मामला फहम लोग हैं, ये मामला आगे हल होने की तरफ जाएगा। लेकिन किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है, ना कोई ये करना चाहता है। मेरी दानिश में ये मेरा एनालिसिस है। ये सिर्फ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इमरान खान नहीं चाह रहा मुज़ाकरात करना, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी इमरान खान साहब से बात करने जाएगा तो वो बात कर लेंगे, लेकिन बातचीत होगी किन शराइत में, यहां मामला फंस जाता है। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है, ये अवाम ने बनाई नहीं, ये जबरदस्ती लाकर बिठाए गए हैं लोग। आप नया इलेक्शन करवा लें या फिर आप मैंडेट जो है वो वापस करें, यानी कोई इंसाफ की बात कर लें ना, कोई डेमोक्रेसी की बात कर लें। ये लोग कहते हैं नहीं खान साहब चुप करके बैठ जाए, कोई किसी किस्म की आपने सियासत नहीं करनी, कोई लड़ाई आपने नहीं करनी, आपके लिए हम रास्ते आसान कर देंगे, हुकूमत को इसकी मुद्दत पूरी करने दें। दूसरी कहानी ये है, अब यहां पे जो भी फैसला करना है वो इमरान खान ने करना है। बाहर बैठा हुआ कोई आदमी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, किसी के पास ना ये इख्तियार है, ना कोई मेरे ख्याल में ये चाहेगा कि वो इमरान खान साहब को यहां से कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर ले। ये हो ही नहीं सकता। इमरान खान इनसे